aspirants and welcome to Vikramas. I'm again here with the current affair classes for all of you. I hope you all are doing well and would have revised very perfectly the current affairs which we have done yesterday. Let's start with the current affairs for today, 22/7/2023. Let's start with the first news that is about gender parity and status of women's empowerment report. एक रिपोर्ट आई है जिसमें जेंडर पैरिटी के बारे में बोला गया है और वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेटस के बारे में बताया गया है. किसने दी है ये रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशंस से आई है. कहां से आई है रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशंस. जस्ट अ सेकेंड, आई चेंज द कलर ऑफ द पेन. ठीक है. नाउ ये रिपोर्ट क्या करता है? ये जेंडर डिस्पैरिटीज के बारे में बताता है. मींस मेल और फीमेल का जो सोसाइटी में स्टेटस है उसमें कितनी डिस्पैरिटीज है, कितना डिफरेंसेस है, उसके बारे में रिपोर्ट बात करती है. और ये किन की डायमेंशंस के ऊपर बात करती है? वो है ह्यूमन डेवलपमेंट. वैसे तो मेल और फीमेल दे बोथ आर एंटाइटल्ड फॉर इक्वल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, बट स्टिल देयर आर डिस्पैरिटीज इन पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट. एंड व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? हेल्थ, एजुकेशन, इंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग. ऐसा ही नहीं है कि इंडिया में ही सिर्फ ये प्रॉब्लम्स है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां जेंडर डिस्पैरिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस होल्ड करती हैं. तो हेल्थ, एजुकेशन, इंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग. 114 कंट्रीज को ये एनालाइज करता है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स. 114 कंट्रीज के इन 4-5 पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ये दो तरीके के इंडेक्सेस आते हैं. एक है वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स एंड सेकेंड इज जेंडर पैरिटी इंडेक्स. आइए इसका डिटेल्स और की फाइंडिंग्स को देख लेते हैं. तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है? की फाइंडिंग्स मींस कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं. अदरवाइज तो रिपोर्ट बहुत डिटेल्ड होती है और उसमें से हम की फाइंडिंग्स को चेक करेंगे. सी, प्रोबेबली इंटरेस्टिंग फैक्ट और अ शॉकिंग फैक्ट. Only 1% of women globally live in countries with high women empowerment. यानी सिर्फ अगर पूरी दुनिया की फीमेल की बात करें तो सिर्फ 1% फीमेल्स ग्लोबली ऐसी कंट्रीज में रहती हैं जहां हाई वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर पैरिटी है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वुमेन हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पैरिटीज एज वेल एज दे डू नॉट हैव दोस एम्पावरमेंट्स. ठीक है. इसका मतलब ये होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होता है वो प्रीडोमिनेंटली मेल्स के पास है. या हम कह सकते हैं वी ऑल आर लिविंग ग्लोबली इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. On an average, women achieve only 60% of their full potential according to this report. यानी कि सिर्फ 60% ही एक फीमेल अपने पूरे पोटेंशियल को यूटिलाइज कर पाती है. I mean, it's a shame for a educated society. Women lag behind male by 28%. 28% से women पीछे है मेल से. किस डायमेंशंस में? ह्यूमन डेवलपमेंट एज मेजर्ड बाय दिस रिपोर्ट. ठीक है. कोई भी none of the 114 countries analyzed achieved complete women empowerment और gender parity. देखिए, हम इंडिया की बात करते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज है, बहुत ज्यादा जेंडर डिस्पैरिटीज है, बहुत कम वुमेन एम्पावरमेंट है. लेकिन इट्स अ शॉकिंग न्यूज दैट नन ऑफ द 114 कंट्रीज, इसमें डेवलपिंग नेशंस भी इंक्लूडेड है और डेवलप्ड नेशन भी, जहां पर किसी भी कंट्री में कंप्लीट एम्पावरमेंट और जेंडर पैरिटी नहीं मिली है. जेंडर इक्वालिटी challenges persist even in highly developed countries. Among the 114 countries, over 85, including more than half in the high or very high human development categories, show how a moderate women's empowerment and gender parity. यानी कि किसी भी बड़ी बड़ी कंट्री की जो फुल्ली डेवलप्ड है, अगर हम उनकी भी बात करते हैं, वहां पर भी पूरी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है. अभी रिपोर्ट इंडिया की बात करती है, उसके लिए हम सबको पता है देयर इज लो वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर पैरिटी. गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रही है जिससे फीमेल्स को, वुमेन को मेन स्ट्रीम में इंक्लूड किया जाए, डिस्पैरिटीज को कम किया जाए और एम्पावरमेंट किया जाए. नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी को देखते हैं. इंडिया के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं देख लेते हैं. इन इनिशिएटिव्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किस ईयर में लॉन्च हुए थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं जिसमें आपसे इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि कब कब इनको लॉन्च किया गया था.
पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। नाम ही बता रहा है कि यू हैव टू सेव द फीमेल चाइल्ड, दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप द इन्फेंटिसाइड्स एज वेल एज बेटी पढ़ाओ, यू हैव टू मेक योर डॉटर एजुकेटेड, इट इंश्योर्स द प्रोटेक्शन, सर्वाइवल एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। देखिए एजुकेशन तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन और सर्वाइवल की ही बात की जाती है, बिकॉज इंडिया में बहुत सी स्टेट्स, बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां पर फीमेल्स को बर्थ ही नहीं लेने दिया जाता, ठीक है। एंड अगर इसके बारे में बताऊं तो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2015 बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। देन कम्स द महिला शक्ति केंद्र, दिस इज एन ओल्ड स्कीम, I think this was 2004 when it was launched. It aims to empower rural women. महिला शक्ति केंद्र रूरल वुमेन्स के लिए है, जहां पर स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय महिला कोष, दिस इज अ वेरी ओल्ड स्कीम 1993। इसमें भी आपको जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। Then comes the सुकन्या समृद्धि योजना, again a 2015 scheme. This is basically a saving scheme for the girl child. Then there is a lot of encouragement for female entrepreneurship, जिसके लिए गवर्नमेंट और बैंक्स मिलकर बहुत सारे लोन्स देती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स देती हैं और आगे भी उसमें असिस्टमेंट प्रोवाइड कराती हैं। Then the कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। इसमें भी क्या है कि एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स जो हैं वहां पर इनको खोला जाता है फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। देन द पॉलिटिकल रिजर्वेशन ऑफ 33%, as you all know 33% रिजर्वेशंस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड कराया जाता है फॉर द फीमेल्स, ये सारे ही फीमेल एम्पावरमेंट के लिए है। देन द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर आते हैं डिफरेंट हाउसेस में, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स अलग से होते हैं। इट इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एम्पावरिंग वुमेन टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन द गवर्नमेंट प्रोसेसेस, ठीक है। तो बिल्कुल आपका बर्थ से लेकर के, और जब कोई भी फीमेल किसी भी हाउस में सेलेक्ट होकर जाती है, इलेक्ट होकर जाती है, तो वहां उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इन सब के बारे में गवर्नमेंट कर रही है। बट स्टिल वी नीड टू हैव अ चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द सोसाइटी। जब सोसाइटी ही पूरी तरह से वुमेन डिस्पैरिटीज को नहीं समझेगी, वुमेन एम्पावरमेंट की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगी, तब तक ये चेंजेस नहीं आ सकते, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द गवर्नमेंट एफर्ट्स, इट इज मोर अबाउट द ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। वी नीड टू हैव अ चेंज इन आवर थॉट प्रोसेस। फाइन, अभी आज से मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी कि इस तरीके की रिपोर्ट्स किस तरह से पूछी जाती हैं। ये 2017 का एक क्वेश्चन है, which is asking which of the following organization gives global gender gap index। global gender gap index इनमें से कौन सी देती है, आप बताइए। अभी आपने भी समझा था, नहीं तो आप एक सेकेंड स्क्रीन पॉज करके सोचिए, अदरवाइज इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो कौन देता है जेंडर गैप इंडेक्स, आपको याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स को हर साल रिलीज करती है। 2013 का मैंने आपके लिए यहाँ रखा है, अभी जून में ही 2023 का रिलीज हुआ है। नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 146 कंट्रीज को एनालाइज किया गया, इंडिया का रैंक इज 127, ठीक है। तो आउट ऑफ 146 कंट्रीज इंडिया का रैंक है 127। अब आप खुद देख लीजिए कि जेंडर गैप में इंडिया कहां पर एग्जिस्ट करता है। नाउ कम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया और यूके के बीच में बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को शुरू करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये पॉलिसी क्या होती है। जब भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है तो उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कुछ कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं, एग्रीमेंट्स करती हैं, एंड दे एग्री अपॉन द सब्सिडाइज्ड रेट्स ऑफ टैक्सेस और द अदर लेवीज व्हिच आर लेवीड अपॉन दोस प्रोडक्ट्स, जिससे कि क्या होता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इजी हो जाता है और प्रोडक्ट की कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो अभी किस किस के बीच बात चल रही है, इंडिया और यूके के बीच। अब ये न्यूज 2 या 3 तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला
तो आपको पता होना चाहिए फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या है। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का किस किस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है। ठीक है, तो अभी इंडिया की यूके के साथ चल रही है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, उसी को रिमूव करने के लिए बातचीत चल रही है। अपकमिंग इंडिया का यूरोपियन यूनियंस के साथ और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA कंट्रीज के साथ भी इसी तरीके की एग्रीमेंट्स पर बात चल रही है। हाँ, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज कौन कौन से होते हैं। इस तरीके की कंट्रीज आपको एक डिफरेंट कॉपी में अपने पास नोट करके रखने चाहिए, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्रीज मिलकर के बनाती हैं यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। मींस इन चारों कंट्रीज में आपस में जितना भी ट्रेड है वो फ्री है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट पर टैक्सेस नहीं लगते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इस न्यूज से आपको आती है वो है कि आपको पता होना चाहिए यूके के बारे में कि दिस इज यूके, दिस स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ सी के आसपास है, इधर एक तरफ इसके अटलांटिक सी है, पर नॉर्वेजियन सी है, इसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, शेटलैंड आइलैंड, ऑर्कने आइलैंड्स। इन आइलैंड्स के बारे में भी जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है, जस्ट अभी के लिए आपके इस मैप को जानना बहुत जरूरी है। जो भी प्लेस न्यूज में रहता है उसके बारे में डिटेल जरूर समझिए, क्योंकि वो आप नहीं जानते कि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 2018 में आया था बेस्ड ऑन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप तो समझेंगे बहुत सिंपल सा है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्सेस नहीं लगते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो they have given this question in 2018 UPSC prelims where consider the following countries: Australia, Canada, China, India, Japan and USA। ये 5 कंट्रीज आपको दी गई और फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया, who among the above are among the free trade partners of the ASEAN। है ना ट्रिकी क्वेश्चन कि आसियान में कौन कौन कंट्रीज फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। क्या होगा इसका आंसर? स्क्रीन पॉज करिए, सोचिए, कोशिश करिए, नहीं तो नेक्स्ट स्क्रीन पर इसका आंसर आपको अवेलेबल होगा। इसका आंसर है सी। सी बोले तो 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 4 एंड 5। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया एंड जापान। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना एंड जापान। इसके अलावा और भी कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है आसियान में जो फ्री ट्रेड सिस्टम के अंदर आती हैं। सबसे पहले जानते हैं आसियान क्या है। इट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आसियान ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, समझना पड़ेगा, अपने आप ही बता रही है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट है। And this was established to promote political and social stability। ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी एशिया पैसिफिक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स जो हैं, यानी जहां पर पहले कॉलोनियल राज करते थे, उनके जाने के बाद पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में उन एशिया पैसिफिक कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पर इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंबर नेशंस इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। इंडिया भी इसी का पार्ट है। ASEAN has 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, 5 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं विद 6 डायलॉग पार्टनर्स। ठीक है, 6 डायलॉग पार्टनर्स के साथ। चाइना, जापान अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इनके बारे में तो पढ़ा था। 2 और कौन से हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। ऑल पार्टीज हैव रेटिफाइड द FTA एग्रीमेंट, यानी सबने इसको लागू भी कर दिया है। ठीक है, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी और किस तरह से क्वेश्चंस छोटे से की टर्म्स के ऊपर आते हैं उसको भी मैंने आज इंक्लूड किया है और आगे भी हम इसको इसी तरह से करेंगे। वीजा फ्री SS नहीं है इसके। ठीक है, एक न्यूज मिसिंग है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। I don't know how it missed।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स was released recently. इंडिया का रैंक आपको याद रखना है, इंडिया का रैंक 80 है, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट प्लेस पर इट्स सिंगापुर, ये इसमें इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, वीजा फ्री एक्सेस। इंडिया का रैंक 80 है, यानी इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो सब 52 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस उनको मिल जाएगा। वीजा फ्री एक्सेस क्या होता है, सिटीजन्स ऑफ सर्टेन कंट्रीज, सपोज इंडिया से कोई इन किसी भी कंट्रीज में जाता है, दे कैन एंटर दैट कंट्री विदाउट द नीड टू ऑब्टेन अ वीजा इन एडवांस। उन्हें एडवांस में वीजा लेने की जरूरत नहीं है, वो वहां जा सकते हैं। और शॉर्ट टर्म वीजा होता है, दे आर अलाउड टू स्टे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही आप स्टे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप वीजा फ्री स्टे पर गए हैं तो आप फॉरएवर वहां रह सकते, नहीं। इट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली डिटरमाइंड बाय बायलैटरल एग्रीमेंट्स। जो इन दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसकी टर्म्स के हिसाब से डिसाइड होता है, या फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज के हिसाब से, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ वीजा। वीजा के बिना आप एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए वहां जा सकते हैं। इट इज डिफरेंट फ्रॉम वीजा ऑन अराइवल। Visa on arrival means that travelers from specific countries can obtain a visa upon arriving their destination countries airport। यानी कि उसमें आपको वीजा की जरूरत तो होती है लेकिन एडवांस में लेने की जरूरत नहीं है। आप वहां पर आते हैं, उसके एयरपोर्ट पर आते हैं या उनके बॉर्डर पॉइंट्स पर आते हैं और वहां से आपको वीजा मिल जाएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया का रैंक 80। इंडिया बैन्स नॉन बासमती व्हाइट राइस एक्सपोर्ट। देखिए, बासमती राइस का एक्सपोर्ट इज अलाउड, नॉन बासमती इज द मेजर राइस विच इज कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने बैन कर दिया डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए। कुछ डेटा है, आप देखेंगे ये जो वैरायटी ऑफ राइस है नॉन बासमती, ये 25% होता है ऑफ द टोटल राइस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री। कंट्री में से जितना भी राइस का एक्सपोर्ट होता है उसका 25% इज नॉन बासमती राइस। और अभी पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने देखा कि 11.5% इंक्रीज हुआ डोमेस्टिक राइस प्राइसेस में 2022 में। यानी हम एक्सपोर्ट तो कर दे रहे हैं लेकिन हमारे ही मार्केट में शॉर्टेज हो रही है, विच इज कॉजिंग द 11.5% rise in the prices, increase in the prices of the rice, and there's a 35% increase in the export of this rice variety. इंडिया में तो रेट बढ़ रहा है 11.5% के हिसाब से एंड एक्सपोर्ट बढ़ गया 35% के हिसाब से। When the government analyzed the data, they find there were many issues in that, geopolitical scenarios, El Nino influences and extreme weather climatic conditions. El Nino we'll study at the time of geography, otherwise एक पूरा टॉपिक है ये। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर है जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स का बहुत शॉर्टेज है, और भी ऐसे डिफरेंट सिनेरियोज हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, कहीं पर ब्राउट हो गया, कहीं पर फसल खराब हो गई। सो दैट इज वाई इंडिया से 35% एक्सपोर्ट इसका बढ़ा है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी अंडर दिस टॉपिक। दिस टॉपिक आप इससे समझ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, मार्केट की स्टेबिलिटी को, एंड हाउ अ प्रोडक्ट export and import it causes an impact on the national markets. Next topic, to promote access to nutrient rich crops. अभी देखिए इस टॉपिक में जो important thing है that is biofortification. Biofortification आप जानते हैं, it is the process of enhancing nutritional content of crops. Crops का nutritional content को enhance किया जाता है, बढ़ाया जाता है by increasing, कैसे increase करके, the levels of essential vitamins and minerals. ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं कि इस तरीके की क्रॉप्स बहुत जरूरी है to fight malnutrition in the Indian vulnerable populations. So for this, now the government has decided it is accessing the help of the private sector to start the branding of the biofortified products. जैसे कुछ सालों पहले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग गवर्नमेंट ने की थी, उसका प्रमोशन किया था जिसकी वजह से उसका कंजम्पशन बढ़ा। नाउ द गवर्नमेंट इज सीकिंग द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर
to include branding of these biofortified products. Now the main object of biofortification बता दिया मैंने आपको, न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ता है, वल्नरेबल पॉपुलेशंस को हेल्प करेगा, माल न्यूट्रिशन को फाइट करेगा. दीज आर द कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स आपको उठाना पड़ता है. माल न्यूट्रिशन एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. ठीक है, किन किन क्रॉप्स में किया जाता है? राइस, वीट, मेज एंड बीन्स. और इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल दैट इज गोल्डन राइस. गोल्डन राइस, ठीक है, जिसमें बीटा कैरोटीन जीन डाला जाता है. बीटा कैरोटीन जीन which when expressed, beta carotene gene which when after consumption it is expressed in the human body and it is converted to vitamin A. आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि विटामिन ए से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन कौन से फूड्स को खाते हैं. ठीक है. नाउ द वन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, मिस निवृत्ति राय हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया. ठीक है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. हु इज मिस निवृत्ति रॉय एंड व्हाट इज इन्वेस्ट इंडिया. ठीक है, पहली चीज देखते हैं मिस राय. ही इज द रेसिपिएंट ऑफ नारी शक्ति पुरस्कार. इसीलिए इंपॉर्टेंट, और ये न्यूज इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज शी हैज रिसीव्ड दिस नारी शक्ति पुरस्कार एंड प्रीवियसली शी वाज वर्किंग एज द हेड ऑफ इंटेल इंडिया एज अ कंट्री हेड. ठीक है, पिछले 7 सालों से. उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Important thing is that Nivruti Roy, she is the recipient of Nari Shakti Puraskar. And what is this Invest India? Invest India 2009 में establish हुई थी. It is a non-profit venture. ठीक है, non-profit venture है. Under whom? Under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. And it is under Ministry of Commerce and Industry, Government of India. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. क्या है इन्वेस्ट इंडिया? नॉन प्रॉफिट वेंचर है. किसके अंदर? अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं. प्रोबेबली आपको किसी बार ये भी देखने के लिए मिल जाए. इसका काम क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है. यानी इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं उसका प्रमोशन और फैसिलिटेशन यही करते हैं. ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को टारगेट करते हैं, उनसे पार्टनरशिप को फोस्टर कराते हैं फॉर सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया. ठीक है. नाउ कम द नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज. किसकी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. ये मिनिस्ट्री याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है? इट हैज लॉन्च्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. तो इसके ये 3 की पॉइंट्स है. मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम, एंड थर्ड इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. क्या होता है क्रेडिट गारंटी फंड? क्रेडिट गारंटी फंड इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म, एक तरीके का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है दैट प्रोवाइड्स रिस्क मिटिगेशन फॉर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस. ये सपोज करिए एक बैंक किसी वल्नरेबल सेक्शन को या फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, उनको लोन देता है और जिन्होंने लोन लिया है वो डिफॉल्ट करते हैं. तो एक गारंटी देती है ये स्कीम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, यानी जो लोन दे रहा है उसको, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट इतना % वो सब्स्टिट्यूट करेगा, वो उनको भरपाई करेगा जिससे उनके लॉसेस कम हो जाए. ठीक है. द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया गया था इंडिया में कौन से ईयर में? मार्च 2021. ये इंडिया का फर्स्ट एवर फंड ट्रस्ट है. कभी पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट एवर फंड ट्रस्ट, तो आपको पता होना चाहिए द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट. ठीक है. इसका एम होता है टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ एमएसएमईज को बढ़ाना, उनको सपोर्ट करना. क्यों? क्योंकि जब रिस्क रहता है तो उन्हें फंडिंग नहीं होगी, उनको लोन नहीं दिए जाएंगे, एमएसएमईज बढ़ेंगे नहीं, इसीलिए ये क्रेडिट गारंटी स्कीम्स होते हैं. अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज, राज्यसभा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन. तो वाइस चेयरपर्सन का जो पैनल है उसमें 8 मेंबर्स होते हैं. नाउ देयर आर 4 फीमेल्स एंड 4 मेल इन दैट
पैनल। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे थे एंड दिस इज वन गुड एग्जांपल वेयर इंडिया इज ट्राइंग टू गिव वुमेन एम्पावरमेंट एंड टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटीज। फाइन। अभी राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? मिस्टर जगदीप धनखड़, एंड यू वेरी वेल नो दैट ही इज आल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाय द वे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राज्यसभा चेयरमैन। आई होप दिस थिंग यू ऑल नोज वेरी वेल। ठीक है। अमंग द, इसमें अब एक और इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो न्यूली नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उसमें से एक है फांगनोन कोन्याक। कौन है फांगनोन कोन्याक? शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड, कहां से? एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम नागालैंड। ये नागालैंड से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली फर्स्ट वुमेन है एंड द सेकेंड वुमेन फ्रॉम द स्टेट टू बी इलेक्टेड टू आइदर हाउस। तो दोनों में से किसी भी हाउस में इलेक्ट होने वाली सेकंड, यानी एक इनसे पहले लोकसभा में इलेक्ट हो चुकी है, लेकिन शी इज द वन हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा ऑफ इंडिया। अब जो पैनल होता है वाइस चेयरपर्सन का, इसको डिप्टी चेयरमैन हेड करते हैं। कौन है हमारे डिप्टी चेयरमैन इस वक्त? हरिवंश नारायण सिंह। नाम भी आपको पता होने चाहिए। जगदीप धनखड़ जी इज द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन इज हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। इनका रोल क्या होता है? Their role is to assist in passing bills and ensuring the effective functioning of the government. ठीक है। अगर चेयरमैन एब्सेंट होते हैं तो उनकी ड्यूटी डेलीगेट की जाती है बाय द डिप्टी चेयरमैन, और वो भी नहीं होते तो ये जो हमारा पैनल है इनमें से वन बाय वन असिस्टेंट मिलती है। ठीक है। अभी हम देखेंगे ही इज जगदीप धनखड़ जी एंड ही इज हरवंश नारायण सिंह। ठीक है। Yes, one more important news which is not included in this, but आप जानते हैं 22 जुलाई का एक importance. Yes, one it is that this is Mango Day. इसको Mango Day की तरह भी celebrate करते हैं. But one important thing from the point of from historical perspective that today is national. मैं जब तक लिख रही हूँ आप सोचिए और कमेंट करने की कोशिश करिए कि क्या हो सकता है। Yes, नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे। ठीक है। आज ही के दिन 1947 में, किस दिन? 1947 में 22 जुलाई 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्लैग हमारा आज ट्राई कलर जिस फॉर्म में है उसको अडॉप्ट किया था 1 month prior to getting independence. ठीक है। फ्लैग अडॉप्ट हुआ था इन करंट फॉर्म। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द करंट अफेयर्स। आई मीट यू टुमारो विद मोर करंट अफेयर्स। कीप अपडेटिंग. Give your reviews in the comments so that we can improve and bring more important things for you. Keep studying, keep revising. Have a good day. Thank you.